हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएससी यूपीएससी pdf.com पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के बारे में कि यानी कि रचनावाद क्या होता है। डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इसके लिए आप कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार क्रिएटिविटी में से लास्ट ईयर आपके लिए 2019 पीआरटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एंड में रखेंगे आपके लिए एक छोटा सा क्विज जिसके आप सब करेंगे हमें आंसर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्रिएटिविटी के बारे में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी, तो आप सबको मतलब इस वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। आप ज्यादातर क्रिएटिविटी को किससे जोड़ते होंगे? जरूर आर्ट एंड क्राफ्ट को इससे जोड़ते होंगे कि जिसका भी आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, जो कुछ भी चीजों से कुछ नया बना ले, वो क्रिएटिव होता है। ठीक है, आप सबके फिलहाल आपके हिसाब से क्रिएटिविटी ये होता है, लेकिन बच्चों क्रिएटिविटी से बहुत ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट करना ही क्रिएटिविटी नहीं होता। किसी ने कोई ऐसी चीज कर दी जो पहली बार हुई है, यानी कुछ जो इनोवेटिव है, वो करना भी क्रिएटिविटी है। कुछ आपने ऐसा किया जो कि ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि जो अनयूजुअल है, वो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है। इसमें अगर आपने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, मतलब जो आंसर, जो सॉल्यूशन शायद मैम को भी, आपके टीचर को भी नहीं पता थे, वो भी आपकी क्रिएटिविटी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट करना क्रिएटिविटी नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इनोवेटिव, अनयूजुअल, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन डिफरेंट है किसी से, तो वो सब क्रिएटिविटी के अंदर ही आता है। क्लियर है आपको क्रिएटिविटी का मतलब? अभी मैं आपका धीरे धीरे बेस बना रही हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में सब कुछ धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि स्पीयरमैन ने क्या कहा क्रिएटिविटी के बारे में। स्पीयरमैन ने बोला कि क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड to create new content by transforming relations and thereby generating new correlations। स्पीयरमैन ने बोला कि क्रिएटिविटी यानी कि रचनावाद क्या है? एक हमारे जो दिमाग होता है, ह्यूमन माइंड है, इसकी शक्ति है, जिसके बदौलत, जिसकी मदद से हम कुछ जो पुरानी चीजें हैं उनसे कुछ नया कर पाए। समझा आपने? मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ नया कर दिया। आपने सपोज किसी पुराने अखबार से आपने एक मैट बना दिया, तो आपकी क्या है? वो आपकी क्रिएटिविटी है। यानी कि कुछ भी रिलेशन, कुछ भी पुरानी चीजें हैं, उनसे जब आपका माइंड कुछ नई चीजें बना देता है, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई एडवाइस ही आपने दी हो, कुछ भी हो, वो सब आपकी क्रिएटिविटी के अंदर यानी कि रचनावाद के अंदर ही आता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, तो बच्चा आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि इसको स्पीयरमैन ने 1931 में क्रिएटिविटी के बारे में बोला था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में कि यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जब भी बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किसी भी चीज के, तो वहां से हमें उसके बारे में पूरा आइडिया हो जाता है कि आखिर वो कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि वो चीज है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको इससे पढ़ के क्रिएटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले की जो क्रिएटिविटी है बच्चों, वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में ही क्रिएटिविटी है, सिर्फ अमेरिका के लोगों में क्रिएटिविटी होगी, सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं में क्रिएटिविटी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, कल्चर का हो, हर एक पर्सन में आपको रचना रचना जो होती है, रचनावाद होता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपको वो देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी इननेट भी होती है, एक्वायर्ड भी होती है। यानी कि शायद किसी के अंदर जन्म से ही क्रिएटिविटी हो, यानी कि उसके अंदर जब वो गॉड गिफ्टेड है क्रिएटिविटी वाली पावर, वो जैसे जन्म हुआ तो उसके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी की क्षमता थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान इस शक्ति को जन्म के साथ ही लेकर पैदा हो। कई बार क्या होता है, हमें एनवायरमेंट में हम कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसा हमें वातावरण मिलता है, उसके हिसाब से भी हम धीरे धीरे क्रिएटिविटी को एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि हम इसे हासिल कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? इनेट भी है एंड एक्वायर्ड भी है। क्लियर है?
नेक्स्ट है आपका कि क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू। जब भी आप कुछ नया बनाएंगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी। आपके घर में कुछ लेफ्ट ओवर रोटी पड़ी थी, ठीक है, बासी रोटी पड़ी थी, आपने उसका चूरमा बना दिया। अब देखो चूरमा वैसे हमें सबको पता है, लेकिन अगर किसी ने बाय चांस चूरमा कभी नहीं खाया होता और आपने उस रोटी का चूरमा बना दिया तो वो क्या होती, वो आपकी क्रिएटिविटी होती। आपने कुछ नया बना दिया, जो चीजें आपके पास ऑलरेडी थी, जो आपके नोन में थी, जिनके बारे में सबको कुछ ना कुछ पता था, आपने उन्हीं चीजों से कुछ एक नई चीज ऐसे विकसित कर दी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो यानी कि क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग। क्रिएटिविटी जब भी आप देखेंगे ना, इसमें थोड़ी सी खुराफात शामिल होती है। मतलब जो इंसान क्रिएटिव होगा ना, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता। कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत खुराफाती है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है जब देखो। तो उस पर्सन का माइंड क्या है, क्रिएटिव है उसका माइंड, हमेशा ना वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, मैं कैसे कैसे कुछ नया करूं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को एडवेंचरस फील होता है, वो बोर नहीं होते, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज नई करने की। एंड दूसरा है ओपन थिंकिंग। ओपन थिंकिंग का मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ाया था, आपको मैंने बताया भी था कि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक चीज के बारे में नहीं सोचते कि किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन क्या होगा। अगर हम किसी भी चीज के बारे में सिर्फ एक सॉल्यूशन सोचे तो वो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं कहलाती है। जब भी आप किसी एक समस्या के बहुत सारे हल ढूंढते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और यही चीज आपकी क्रिएटिविटी के अंदर भी आती है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी कैरीज एंड ईगो इन्वॉल्वमेंट। आपने कई बार देखा होगा जो क्रिएटिव इंसान होते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा अपने आप में ना वो होता है, अहंकार होता है कि अरे देखो मैंने क्या कर दिया। मतलब ये ना हमेशा कुछ भी जब नई चीज करते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा प्राइड महसूस होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी हैज अ वाइड स्कोप। यानी कि क्रिएटिविटी का जो एरिया है, जो दरिया है, वो बहुत बड़ा है। आप जितना चाहे क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में दिखा सकते हैं, चाहे अपने घर के छोटे से छोटे काम में दिखा रहे हैं, चाहे कहीं आप बाहर जाके दिखा रहे हैं, चाहे आप जहां पर काम करते हैं वहां पर क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। यानी कि इसका जो स्कोप है, दायरा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर है। अब यहाँ से ना आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं क्रिएटिविटी के हिसाब से। शायद मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई है। क्रिएटिविटी क्या होती है बच्चों, ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि आप कुछ ऐसी नई चीज बनाए जो पहले शायद किसी ने ना देखी हो। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की उपज है, वो आपका अपना थॉट है, आपका ओरिजिनल काम है, वो इससे पहले ये चीज किसी ने नहीं की है। तो क्रिएटिविटी हमेशा कैसी होती है, ओरिजिनल होती है। यानी कि इसका जो कॉपीराइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा कि ये चीज पहली बार मैंने की है, इसकी ओरिजिनलिटी का 100% गारंटी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से पहले हम फ्लुएंसी समझेंगे। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप सपोज किसी पर्सन के पास गए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं। तो अगर वो पर्सन आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशन बताए, यानी कि जिसके पास किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो, या फिर मैं बोलूं कि आपके स्कूल में रंगोली कंपटीशन है और आप बहुत क्रिएटिव है, तो आप कम से कम 50 डिजाइन बना सकते हैं रंगोली के। तो आप क्या हुए, आप फ्लुएंट हुए क्रिएटिविटी में। यानी कि आपके पास प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आप कहलाएंगे कि आप फ्लुएंट हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। अब हमने फ्लुएंसी में क्या पढ़ा कि बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि थोड़े बहुत सेम ही हो आपस में। तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, आपके पास अगर मान लो किसी चीज के 100 सॉल्यूशन है तो आप फ्लुएंट हो, लेकिन वो 100 के 100 सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग वैरायटी आपको उन चीजों में देखने के लिए मिलेंगी। तो उस टाइम पर आप कहलाते हैं फ्लेक्सिबल। क्लियर है आपको। ओरिजिनल यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का थॉट है। फ्लुएंसी यानी कि आप किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन दे सके। एंड फ्लेक्सिबल यानी कि आपने जितने भी सॉल्यूशन, जितनी भी चीजें सोची, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा विभिन्नता उसके अंदर होनी चाहिए। सिमिलर अगर वो होंगे तो वो क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आएंगे।
क्लियर है इतना? यहाँ से आगे बढ़े, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी के और थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या है कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डज नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है या जो पर्सन इंटेलिजेंट है सिर्फ वो ही क्रिएटिव होगा। ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी एक धारणा है, गलत धारणा, कि जो पर्सन इंटेलिजेंट होगा सिर्फ वो ही क्रिएटिव हो सकता है, यानी उसी के अंदर रचनात्मक शक्तियां हो सकती हैं। इसका बुद्धिमत्ता से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर कोई एवरेज बच्चा भी है इंटेलिजेंस में तो वो क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि कम से कम एवरेज तो होना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा एवरेज से नीचे है तो उसके क्रिएटिव होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा एवरेज है इंटेलिजेंस में लेकिन क्रिएटिविटी में वो बहुत ज्यादा अच्छा, यानी कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग वो हो सकता है क्रिएटिविटी के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि क्रिएटिविटी और जो इंटेलिजेंस है वो जरूरी नहीं है दोनों एक बराबर मिले हमें देखने के लिए किसी भी पर्सन में। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी ज्यादा डिपेंड करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग पे। ये पॉइंट मैंने आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि जहां पर आप किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन सोचिए, तो क्रिएटिविटी आपकी बच्चों डाइवर्जेंट थिंकिंग से यानी कि अभिसरण सोच से नहीं रिलेट करती, ये भिन्न सोच से रिलेट करती है। क्लियर है? तो अगर आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बन भी सकता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से कौन रिलेट करता है, तो आप सब इजिली आंसर कर पाएंगे कि उसका आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी को आप इंटेलिजेंस से सेपरेट भी नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ, मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। कोई कम इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कम से कम एवरेज तो होना ही चाहिए। यानी कि आप देखो, इनको आपस में जोड़ नहीं सकते लेकिन अलग भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि अगर 80% क्रिएटिविटी है तो 80% ही इंटेलिजेंस होगी। ऐसा हो सकता है कि 80% क्रिएटिविटी है एंड 50% इंटेलिजेंस है, लेकिन आप अलग तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा बहुत तो इंटेलिजेंस होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा उतना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस पर्सन के अंदर होना ही चाहिए ताकि वो क्रिएटिव हो सके। नेक्स्ट है कि क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर नॉट कोरिलेटेड। इसका मतलब है कि अगर स्कूल में कोई बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एकेडमिक्स में या किसी भी चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिएटिविटी में भी अच्छा होगा। इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। सेम इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी एंड एंजाइटी ऑफन गो टुगेदर, यानी कि जो रचनात्मकता होती है और जो चिंता है वो साथ साथ चलते हैं। कैसे? एंजाइटी का मतलब क्या होता है, जब हम थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। अब जो क्रिएटिव पर्सन है ना, जो मतलब जिसका खुराफाती दिमाग है, वो कभी भी शांति से बैठ ही नहीं सकता। अगर वो पर्सन शांति से बैठेगा तो उसे एंजाइटी होने लगेगी, उसे चिंता होने लगेगी, परेशान होने लगेगा वो पर्सन। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, जो क्रिएटिव इंसान होता है वो जल्दी बोर हो जाता है और बोर होने से उसके अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए मिला कि जो क्रिएटिविटी होती है एंड एंजाइटी होती है वो एक साथ बराबर चलती है। यानी कि अगर आपको अपनी एंजाइटी को कम करके रखना है तो उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाकर रखना होगा, और अगर आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है तो आपकी एंजाइटी वहीं पर बढ़ जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट तो वो वाला हो गया। मुझे याद आया, हमने ना 11th में सीखा था पासबुक, जब हम टैली करते थे, जिन्होंने कॉमर्स करी उनको पता होगा, तो हम इसी तरीके से ना उसको सीखते थे। तो मुझे ऐसे करके ना अपना वो वाला कॉन्सेप्ट याद आ गया यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े यहाँ से। आई होप सो कि अब तक आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे सीढ़ी पर चढ़ने के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। कुछ ना कुछ स्टेप्स तो फॉलो होते ही होंगे, तो अब हम उन्हीं चरणों के बारे में, स्टेप्स यानी कि बच्चों हम बात करेंगे चरणों के बारे में जिन पर एक चढ़कर आप किसी भी क्रिएटिविटी को अंजाम दे सकते हैं। क्लियर है? आप
आपके क्रिएटिव प्रोसेस में 5 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है इंक्यूबेशन, तीसरा होता है इल्यूमिनेशन, चौथा होता है इवैल्यूएशन एंड पांचवा होता है इम्प्लीमेंटेशन। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, इनकी टर्म्स में ज्यादा गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हम एग्जांपल लेके चलेंगे। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था उन्होंने बनाया था, वो एक उनकी क्रिएटिविटी ही है कि उन्हें ऐसा एक प्रिंसिपल बनाया जो किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी नया करना है तो उसके पहले वो कुछ प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर में क्या करेगा, आर्किमिडीज जो थे उन्हें एक नया प्रिंसिपल बनाना था, तो उससे रिलेटेड उन्होंने रिसर्च करी होगी, जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी होगी। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी नया करना है तो उससे पहले आपको बहुत सारी प्रिपरेशन उसके लिए करनी होगी, उससे रिलेटेड डाटा, उससे रिलेटेड जो चीजें आपको चाहिए वो इकट्ठी करनी होगी। अब सपोज आपको बनाना है चिकनी मिट्टी से फ्लावर पॉट, आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है, चिकनी मिट्टी नहीं है आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि कैसे बनाते हैं, आपके पास वो पॉटर्स का जो व्हील होता है जिसपे चिकनी मिट्टी को बना पॉट बनाते हैं, आपके पास वो ही नहीं है, तो कैसे क्रिएटिविटी होगी। तो इसके लिए पहले क्या होगा, आपको प्रिपरेशन करनी होगी, जितनी भी चीजें आपको उस क्रिएटिविटी को करने में चाहिए होगी। क्लियर है। क्या हुआ, आर्किमिडीज के सामने एक प्रॉब्लम रख दी गई और उनका सॉल्यूशन बताना था। उन्होंने प्रिपरेशन करी, बहुत ज्यादा रिसर्च करी, लेकिन उसका सॉल्यूशन उनके माइंड में आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या करा, जब बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच लिया तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को साइड में रख दिया। साइड में रख दिया इन सेंस कि थोड़ा सा ब्रेक लिया। और जब हम किसी प्रॉब्लम से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि हम ना थोड़ा सा ना सोचना कम करते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं अपने माइंड को, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हमारे माइंड के अंदर चलती ही रहती है। बस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कम जोर लगाते हैं उस प्रोसेस पर सोचने के बारे में, इसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। इसके बाद नेक्स्ट होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी कि आहा, फ्लैश लाइट, मेंटोस की बत्ती जल गई। जब भी आप इंक्यूबेशन करते हैं कई बार क्या होगा, अपने आप ही आपको वो सॉल्यूशन दिमाग में आ जाएगा। तो इल्यूमिनेशन में क्या होगा कि आप जिसके बारे में बहुत देर से सोच रहे थे, यानी कि आर्किमिडीज ने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया प्रॉब्लम से और एक गर्म पानी के बाद टब में वो नहाने के लिए लेट गए। तो वो कहलाया उनका इंक्यूबेशन प्रोसेस। और जब वो बात ले रहे थे तो उन्होंने सडनली उनके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया, एक प्रिंसिपल स्ट्राइक किया, और जो वो आइडिया स्ट्राइक किया उसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन, यानी कि आहा, मुझे तो आइडिया आ गया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, आर्किमिडीज जो थे वो भागते हुए गए फटाफट अपनी रिसर्च लैब में। वहां पर उन्हें जो दिमाग में सॉल्यूशन आया, जो प्रिंसिपल आया, उसको उन्होंने असेस किया कि वो कितना सही है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, उसके बारे में सोचा कि क्या वो चीजें ढंग से काम कर रही है, क्या यही सॉल्यूशन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो यानी कि वहां पर उन्होंने क्या किया, उस प्रिंसिपल का इवैल्यूएशन किया, यानी कि मूल्यांकन किया कि जो उन्होंने आंसर ढूंढा वो कितना सही है और कितना गलत है। और जब उन्हें पता चल गया कि जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो एकदम सही है, वो हर जगह बिल्कुल फिट बैठती है, तो फिर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि वर्क वर्क वर्क। क्लियर है ना। देखो कितने इजी तरीके से आपको क्रिएटिव प्रोसेस की सारी स्टेजेस समझा दी गई हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको इतने अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले होगा प्रिपरेशन, यानी कि सारी तैयारियां करेंगे। देन होगा इंक्यूबेशन, यानी कि प्रॉब्लम से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। थर्ड होगा इल्यूमिनेशन, यानी कि आहा, आइडिया आ चुका है। फोर्थ होगा इवैल्यूएशन, जो आइडिया आया है उसका असेसमेंट करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, और अगर वो आइडिया बिल्कुल सही निकलता है फिर देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि वर्क वर्क एंड वर्क। क्लियर है। हमारे स्टेजेस डन डनाटन डन अबाउट क्रिएटिव प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर किसी भी बच्चे को स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। 100% गारंटी है कि एसएससी यूपीएससी पीडीएफ की तरफ से आपके डाउट का आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है।
तो चलिए अब बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, मतलब कि क्या कारक होते हैं जिनकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर फर्क पड़ सकता है। क्या चीज क्रिएटिव है और नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों वो कहलाता है क्रिएटिव प्रोडक्ट। ये जो क्रिएटिव है ना, ये मैंने आपको सिर्फ साथ में लिखा, आप कैसे समझेंगे इसे, प्रोडक्ट से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्रिएटिव प्रोडक्ट पूरा भी लिखा आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब आपकी कोई चीज क्रिएटिव है या नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट यानी कि जो चीज आपने नई बनाई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कोई चीज नई बनाई तो आप उसका इजीली इवेल्युएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो चीज नई है, क्रिएटिविटी है, ओरिजिनल है, ये किसी का टेपा हुआ आइडिया है। आप उसे इजीली से इवेल्युएशन कर सकते हैं, वो कितनी चीज ओरिजिनल है ये पता लगा सकते हैं। ये चीज कैसे पता लगा सकती है, एक कि पहला मैं क्या सोचती हूँ कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं है, और दूसरा पूरी सोसाइटी क्या सोचती है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, सपोज रेडियो का आविष्कार हुआ था, अब वो कितने टाइम पहले हुआ था, उस टाइम तो क्या था, वो क्रिएटिव था, क्योंकि उस टाइम पर कभी भी रेडियो जैसी चीज लोगों ने नहीं देखी थी, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट रेडियो है वो क्रिएटिव कहलाता था। लेकिन जो आज का टाइम है, अब थोड़ी ना रेडियो क्रिएटिव कहलाएगा, वो तो पुराना हो गया। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्रिएटिव होगा या नहीं होगा, उस पर लोगों की सोच का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड एक तो पहला हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दूसरा हो गया कि किस टाइम में आप उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने पहले इवेल्युएट करा था तो उस टाइम पे आपका जो रेडियो था वो क्रिएटिव कहलाता, लेकिन आज के टाइम पे रेडियो, टेलीविजन, आपका जो एमपी थिएटर होता है, आपका जो प्ले स्टेशन होता है, ये सब चीजें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि ये पहले ही हो चुकी हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको समझ आया, क्रिएटिव प्रोडक्ट यानी कि रचनात्मक उत्पाद में हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्रिएटिव है या नहीं है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव प्रोसेस यानी कि रचनात्मक प्रक्रिया। अभी तो हमने बात करी कि प्रोडक्ट के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्टेजेस बताई थी कि कुछ स्टेजेस हैं जिनके थ्रू किसी भी पर्सन को पार करना होता है क्रिएटिविटी को करने के लिए। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्सन पांचों की पांच स्टेज पार करे। कई बार हो सकता है मैंने प्रिपेयर करा और मुझे प्रिपेयर करते ही फटाफट आइडिया आ गया और मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि मुझे पूरा स्टेज का हर एक स्टेप पार नहीं करना पड़ा। और किसी किसी पर्सन को क्या हो सकता है, उसे उस प्रोसेस को कई बार करना हो सकता है, जब जाके वो क्रिएटिविटी उसके अंदर से निकल के आएगी। तो यानी कि क्रिएटिविटी किस पर डिपेंड करती है, प्रोसेस पर भी डिपेंड करती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रिएटिव पर्सन। अब क्रिएटिविटी इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि उसे कर कौन रहा है। यानी कि जो क्रिएटिव पर्संस होते हैं बच्चों, उनमें हमने बोला कि जो क्रिएटिविटी करने वाले लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी में हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और अगर किसी पर्सन में आपको वो सारी चीजें देखने के लिए नहीं मिलती तो वो पर्सन क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है। तो आपको क्या पता चला कि क्रिएटिविटी करने के लिए पर्सन्स के अंदर कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए। वो कौन से होते हैं, जैसे कि उसके आइडियाज ओरिजिनल होने चाहिए, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उसका नेचर ऐसा हो कि हर बार क्यूरियस हो, नई नई चीजों को जानने के लिए इच्छुक हो। नेक्स्ट है कि वो बोर ना होना पसंद करता हो, हर बार उसके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता हो। अगला है कुछ जब वो नया बनाए तो उसे प्राइड महसूस हो। नेक्स्ट है कि उसकी इमेजिनेशन क्रिएटिव यानी अलग अलग तरीके से वो सोचता रहे। तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये सारी चीजें हैं तो वो क्रिएटिविटी कर पाएगा, और अगर ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलती हैं तो शायद वो पर्सन कुछ नया क्रिएटिव ना कर पाए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका क्रिएटिव सिचुएशन, या फिर इसको हम बच्चे जो जानते हैं वो जानते हैं क्रिएटिव प्रेस के नाम से। अब प्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि कई बार क्रिएटिविटी किस पर डिपेंड करती है कि उस पर्सन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है लाइफ में।
प्रेस का मतलब आप रिलेट करेंगे एक्सपीरियंस से, यानी कि कोई पर्सन किस चीजों को एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि सपोज मान लो उसके बचपन में उसकी कुछ बुरी यादें हैं, अब जिस पर्सन का एक्सपीरियंस ही बुरा रहा है तो वो शायद कुछ नया क्रिएटिव ना कर पाए। जिस बच्चे को हमेशा बचपन में डांट मिली है कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वो बच्चा शायद आगे जाके कभी कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को हम नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर किसी बच्चे को पीयर ग्रुप या पेरेंट से जो है रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो बच्चा का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है और वो आगे जाके क्रिएटिव चीजें कर सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी पर्सन का जो एक्सपीरियंस होता है उसका क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर है? आपको चारों क्लियर है? यही चार फैक्टर थे जो क्रिएटिविटी के ऊपर फर्क डालते हैं। अब आपने देखा होगा मैंने आपको क्या बोला, क्रिएटिव प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव प्रेस। अब आपने क्या देखा, सब में आपको एक पी दिख रहा है और मैंने अपनी हर एक इमेज में आपके लिए पी यूज किया है। क्या किसी बच्चे ने ये चीज नोटिस करी कि सब में पी बना हुआ है? अब इसको क्या इतना ज्यादा अहम रोल है इस पी का? इसमें बच्चों जो क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव पर्सन और क्रिएटिव प्रेस, इसको हम 4P अप्रोच के नाम से भी जान सकते हैं। तो एग्जाम में आपको 4P अप्रोच के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर इन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही है। क्रिएटिव प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव प्रोसेस, प्रेस, ये कहलाते हैं आपके 4P अप्रोच। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसके बारे में कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आपको थ्योरी का सिर्फ मतलब जानना है, इससे ज्यादा इसके कुछ आपको टर्म्स जानने के, एक्सपेरिमेंट जानने को जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी है आपकी डिवाइन इंस्पिरेशन और गॉड गिवन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से बच्चों पहले टाइम में, एशियन टाइम में ये माना जाता था कि जो क्रिएटिविटी है वो भगवान की दी हुई देन है, यानी कि भगवान से गॉड गिफ्ट कह लो, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी भगवान ने उसे दी हुई है, आगे जाके वो समाज में हासिल नहीं करता, वो पैदा ही क्रिएटिविटी लेके हुआ है। इस थ्योरी का सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है। नेक्स्ट आपकी थ्योरी है क्रिएटिविटी एंड इंसैनिटी थ्योरी। इंसैनिटी थ्योरी यानी कि जिसमें थोड़ा सा मैडनेस हो। अब आप देख रहे हैं साथ में इमेज, थोड़ी सी मैडनेस दिख रही है आपको इनमें, लेकिन ये क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा थे। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता था कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ी सी इंसेनिटी यानी कि मैडनेस जरूर देखने के लिए मिलेगी। हर एक जीनियस पर्सन मैड थोड़ा बहुत जरूर होता ही होता है। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट है आपकी नेटिव और इनबॉर्न थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही वो क्रिएटिविटी की शक्तियां जन्मजात लेकर पैदा होता है, एनवायरमेंट में आकर वो क्रिएटिविटी हासिल नहीं करता। ये आपकी कुछ 3 थ्योरीज थी, बस बेसिकली आपको इनका मतलब जानना जरूरी था कि किसके बारे में क्या चीज कही गई है। क्लियर है? चलिए अब पढ़ेंगे हम स्ट्रेटेजीज के बारे में कि आप अपने क्लासरूम में या फिर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में। सबसे पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि आप बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज देंगे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे बच्चों को काम देना या बच्चों के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम रख देना जहां पर उनके दिमाग में एकदम तूफान, एकदम बवंडर मच जाए कि अरे भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जिस चीज का हल ढूंढने में बच्चा अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर लगाए, वैरायटी ऑफ आपको क्वेश्चंस के आंसर, मतलब कि वैरायटी ऑफ आंसर्स आपको ढूंढ के लाए, उनको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करानी है। और जब भी बच्चा आपके सामने अलग अलग सॉल्यूशन लेकर आएगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको ये नहीं बोलना कह रहे ये सॉल्यूशन लेकर आए तुम, इतना गलत, इतना बेकार सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें अच्छे से बताना है कि क्या सॉल्यूशन यहाँ पर ठीक है और क्या गलत है,
मतलब कि आराम से उन्हें फीडबैक देना है उसके ऊपर और हर एक सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है। क्लियर है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग के थ्रू। क्वेश्चनिंग के थ्रू यानी कि आप जब बच्चों से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे भी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब के कैसे कैसे क्वेश्चन? पहला है रीडिफाइनिंग क्वेश्चन। रीडिफाइनिंग क्वेश्चन मतलब आप बच्चे को बोले कि अगर कि जो ये फाउंटेन पेन है ये माउंटेन के जैसे क्यों है, या फिर मैं बोलूं कि ये जो पेन है ये शॉर्पनर के जैसे क्यों है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपने ना कुछ अनयूजुअल सा क्वेश्चन दे दिया, चाहे किसी का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, आपने बोला कि इस चीज को रीडिफाइन करो, दोबारा से बताओ कि ये ऐसा क्यों है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बच्चे की क्रिएटिविटी को जन्म देगा। नेक्स्ट होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चन, यानी कि आप यहाँ पर बच्चे को बोलेंगे कि सपोज मान लो अगर पूरी अर्थ पे पानी खत्म हो जाता है तो क्या होगा, अगर हमारे एयर जो है सारी पॉल्यूटेड हो गई तो क्या होगा, अगर आपके घर में आपके पापा का ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा। अब ये सारे क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे को बताना है कि कोई प्रॉब्लम आपको दी है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर आपको बच्चे को कुछ ऐसी चीजें बोलनी है जहां पर बच्चा कुछ इमेजिनरी सोचे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते, अगर आप मिस वर्ल्ड बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ये क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इनका फिलहाल असलियत से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे को बस सोचना है इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। आगे जाके वो सही भी हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो इमेजिनरी है। नेक्स्ट है प्रोएक्टिव क्वेश्चन। प्रोएक्टिव में क्या होता है, जहां पर जिन सॉल्यूशन के आंसर देने में बच्चा हमेशा एक्टिव रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीकिंग अ न्यू रिलेशनशिप, यानी कि आप यहाँ पर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर कुछ नया रिलेशन बने आपस में। जैसे कि आप सपोज वही वाला पूछे कि पेन है और शॉर्पनर है वो सेम कैसे है, इनके बीच में क्या रिलेशन है मुझे बताओ जरा। या फिर मैं आपको पूछूं कि आप में और संजय में क्या चीज सिमिलर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप रिलेशन बता रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ से भी बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, यानी कि आप बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसके बच्चे वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे सके। क्लियर है? इतने सारे तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। और आपको 2019 के पीआरटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको ऑप्शन दिए गए थे, आपको बोला था कि बताओ इनमें से कौन सा किसी भी क्वेश्चन का प्रकार नहीं है। और ऑप्शन में आपको दिया गया था कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और प्रोवाएक्टिव क्वेश्चन। और आपको ऑप्शन डी में कोई एक अलग क्वेश्चन गिवन था, शायद आपको मतलब मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल। ठीक है, तो आपको ऐसे मेंशन करना था 1 और सेकंड सही है या 1 और सेकंड थर्ड सही है। तो उस टाइम पर आपका कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और प्रोवाएक्टिव क्वेश्चन ये तीनों यहाँ के आंसर थे। क्लियर है? अब आपने देखा किस तरीके से मतलब बीच में से खोद खोद के क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि वैकेंसीज क्या है, बहुत कम है, तो उनको लेवल बहुत टफ रखेंगे तभी जाके वो लिमिटेड बच्चों को अपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको बच्चों को फ्रीडम देनी है रिस्पॉन्ड करने की, यानी कि खुली आजादी देनी है आपको बच्चों को रिस्पॉन्ड करने की। अगर आप बच्चे को लिमिट कर देंगे तो वो क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चा जब भी कोई ओरिजिनल थॉट लेकर आएगा, तो यानी कि मौलिकता वाला थॉट लेकर आएगा, तो आपको उसे प्रोत्साहित करना है। ये नहीं बोल देना रे क्या बकवास से सॉल्यूशन ले आए, उसकी चीज की रिस्पेक्ट करो। उसने कोई भी जो चीजें बोली है ओरिजिनल तो है ना, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हेजिटेशन, यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर थोड़ी सी भी शाइनेस है, हेजिटेशन है, तो आप उसको खत्म करिए, क्योंकि अगर जब तक हेजिटेशन और शाइनेस बच्चे की खत्म नहीं होंगी तो वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाएगा। अगला है बच्चे को एक ऐसा वातावरण दे जहां पर सब चीजें उसे फेवरेबल यानी कि अनुकूल मिले, जो उसे हेल्प करे क्रिएटिव होने में। नेक्स्ट है कि आपको अपने करिकुलम को भी ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि आपके करिकुलम में ऐसी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए
जहां पर बच्चे को क्रिएटिविटी के लिए स्कोप मिले, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज बच्चे को करने के लिए मिले, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स बच्चे को करने के लिए मिले। यानी कि आपके करिकुलम में बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिफॉर्म इन इवेल्युएशन सिस्टम, मतलब कि आपको अपनी इवेल्युएशन सिस्टम में भी चेंज लाना है। सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर टेस्ट से बच्चे को इवेल्युएट नहीं करो, उनकी क्रिएटिविटी को असेस करो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बच्चे को असेस करेंगे तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ गेमिंग टेक्निक। गेमिंग टेक्निक यानी कि जब आप बच्चों को प्लेवे मेथड का यूज करके पढ़ाते हैं तो उसके साथ भी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि वहां पर जो बच्चा है वो एक्सप्लोर करता है, चीजों को डिस्कवर करता है, खुद से लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। और जब भी बच्चा इन सब चीजों के थ्रू सीखता है तो वहां पर उसके अंदर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का जन्म होता है। क्लियर है आपको? एक एक कॉन्सेप्ट आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा क्रिएटिविटी के बारे में। आपको क्रिएटिविटी के बारे में जितना जानना चाहिए था आपको सब कुछ बताया गया है। तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजिली यहाँ से उसे आंसर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे को एक बात आपको बोलनी है कि जो क्रिएटिव पर्सन है ना, उसका एक इजी सा नाम है जुगाड़। आप जैसे जो इंडियंस है जो ये जुगाड़ लगाते हैं ना, जुगाड़बाजी करते हैं, वो क्रिएटिविटी तो होती है। तो आप सब जब भी कोई इंसान को देखे जुगाड़बाजी करते हुए तो ये मत बोलना कि जुगाड़ कर लेता है, उसको बोला कि इस दिमाग का, इसका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग है, फटाफट नए नए सॉल्यूशन सोच लेता है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट आपका ओवर हो चुका है, एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे क्विज की, जहां पर मैं आपसे पूछती हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनके आंसर आप करते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम चेक कर सके कि आपके नॉलेज में कितना गैप रह गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑप्शन है देन डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 2 देन जो ऑप्शन है देन डिटेल में। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं या फिर जो सिर्फ और सिर्फ जो डिटेल है वो लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है वो नहीं लिखते हैं। तो जो फॉर्मेट आपको बताया गया है कृपया कर उसी फॉर्मेट में आंसर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझाऊंगी नहीं, बस रीड करूंगी, क्योंकि समझा दिया तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया, तो आपकी नॉलेज तो चेक हो ही नहीं पाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस। निम्न में से कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला मोटिवेशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा इंक्यूबेशन एंड इल्यूमिनेशन। यानी कि प्रेरणा, तैयारी, इंक्यूबेशन और रोशनी। यानी कि आहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएटिव क्या है, रचनात्मक क्या है? फर्स्ट, the act of turning new and imaginative ideas into reality। नए और कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, the process of bringing something new into being। कुछ नया अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, requires passion and commitment। जुनून और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एंड ऑप्शन डी, all of the above यानी कि ऊपर के सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू डेवलप योर क्रिएटिविटी यू शुड। अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कमिट योर सेल्फ टू डेवलपिंग योर क्रिएटिविटी। अपनी रचनात्मकता विकसित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। ऑप्शन बी, रिवॉर्ड योर क्यूरियोसिटी। अपनी जिज्ञासा को पुरस्कृत करेंगे। ऑप्शन सी, बी विलिंग टू टेक रिस्क। जोखिम लेने के लिए तैयार रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज विल डेवलप क्रिएटिविटी। इन सभी से विकास होगा रचनात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज हाईली कनेक्टेड टू क्रिएटिविटी। इनमें से कौन सा रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है? सबमिसिव, अधीनता, टॉकेटिवनेस, मुखरता, बहुत ज्यादा बोलना, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, इम्पल्सिवनेस, आवेग, गुस्सा आ जाना, गुस्सा आ गया है मुझे। चलिए फिर आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप सो कि आपको हमारा सेशन पढ़ के मजा आया होगा, और अगर आपको मजा आया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। प्लस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ करी जाती है, मैथ के सेशन भी आपके शुरू हो चुके हैं, तो आप उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करें, ताकि जो ये बेस्ट फैकल्टी है और जो फ्री में पढ़ा रही है उसका फायदा हर एक बच्चा उठा सके।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।